सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हमने जो है वॉल्यूम कंप्लीट कर लिया था और आज के लिए कहा था कि आज हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। ठीक है, तो ज्योमेट्री में हम सबसे जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा लाइंस एंड एंगल्स। रेखा और कोण। रेखा और कोण, ठीक है। पहला टॉपिक हम रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे बेसिक चीज है। अगर हम रेखा और कोण पर मजबूती हमारी अगर पकड़ मजबूत हो जाएगी तो फिर हम जब ट्राइंगल पढ़ेंगे और सर्कल पढ़ेंगे तो वहां बहुत हेल्प मिलेगी हमें। ठीक है इनकी। तो सबसे पहले हम रेखा और कोण के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट यानी बिंदु। तो बिंदु यानी पॉइंट के बारे में बताओ, क्या होता है पॉइंट या बिंदु? जिससे इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। हाँ, ये कह सकते हैं एक ऐसा बिंदु जो होता है वो एक ऐसी आकृति होती है जो स्थान नहीं घेरती, या ऐसा मान लेंगे जिसका जो क्षेत्रफल है वो 0 होता है। ठीक है, तो स्थान तो हर चीज घेरती है लेकिन फिर भी ये क्या है? पॉइंट है, ये एक बिंदु है। ठीक है, इस तरह हम शो कर ले रहे हैं क्या है? पॉइंट है। ये हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी स्थान ये नहीं घेरती है। क्षेत्रफल न्यूनतम यानी शून्य हम मानते हैं इसका लगभग। तो ये पॉइंट होता है। अब रे क्या होती है? किरण। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली किरण यानी ये रे। तो रे के बारे में डिफाइन करो कि रे यानी किरण क्या होती है। दो पॉइंट को मिलाती है। नहीं, देखो किरण जैसे हम पढ़ते हैं कि सूर्य है, सन है, तो सन से रेखाएं आती हैं या रे आती हैं? सूर्य की किरणें पढ़ते हैं ना, सूर्य की किरणें मतलब जो ओरिजिन होता है रे का वो एक पॉइंट होता है और वो एक ही डायरेक्शन में चलती है रे। ठीक है, तो एक पॉइंट से शुरू होकर केवल किसी भी एक दिशा में जाती है उसे हम कहते हैं रे यानी किरण। ठीक है, तो किरण का जो ओरिजिन पॉइंट है, जो जहां से वो निकलेगी, उत्पत्ति जो होगी रे की, वो क्या होगा? पॉइंट होगा। और पॉइंट से किसी भी एक डायरेक्शन में चलेगी वो सीधे। ठीक है, तो वो क्या होती है? रे। रे को हम जनरली इस तरह शो करते हैं, जैसे मान लो ये है तो उस पर हम जैसे लिखेंगे कि ए बी जो एक रे है तो हम ऐसा लगा देंगे, है ना? ये क्या है? एक रे। चलो किरण हो गया। अब मैं बात करूं आपसे लाइन यानी रेखा की। तो लाइन या रेखा क्या होती है? देखो लाइन या रेखा हम कहेंगे कि जो रे है ना, रे का अगर विस्तार जो है अपोजिट डायरेक्शन में भी कर दें। भाई हमने कहा किरण थी एक, ये किरण है, अगर इसका विस्तार हम अपोजिट डायरेक्शन में भी कर दें तो ये क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी, ये रेखा बन जाएगी। तो ये क्या होगी? एक रेखा होगी। और रेखा जैसे मान लो ये एक ए बी एक रेखा है, इसे हम शो कर सकते हैं इस तरह, ए बी। ये क्या है? एक रेखा है। एक डायरेक्शन में एरो है तो वो रे है किरण, दोनों डायरेक्शन में एरो है तो वो क्या है? रेखा है, लाइन है। ठीक है, और थोड़ी सी चीज ये भी आपको नोट करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रेखा है इसकी लंबाई कितनी होगी? हाँ, इसकी जो लंबाई है वो अनंत लंबाई, बिल्कुल ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो कैसी होगी? अनंत यानी इनफाइनाइट लेंथ की ये रेखा होती है। तो कोई भी रेखा है उसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, उसकी लंबाई अनिश्चित होती है, या हम कह सकते हैं वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। समझ आया? चलिए, तो पॉइंट क्या होता है? रे यानी किरण क्या होती है? रेखा यानी लाइन क्या होती है? देखो
डायरेक्शन मतलब आपके एग्जाम में कोई डेफिनेशन तो नहीं आती है, लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन है वो कूट में बन जाता है कि ए सही होगा, बी सही होगा, ए और बी सही होंगे, इस तरह। ठीक है, स्टेटमेंट वाली जो कंडीशन आ जाती है ना, तो उसमें हमें ये चीजें हेल्पफुल होती हैं, है ना। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि लाइन, रे और पॉइंट इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो इतना समझ में आया, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और रेखा जो होती है उस पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? उस पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। किस पर? एक रेखा पर। ठीक। अब जो हम रेखा है इसको भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। जो रेखा है वो किस तरह बांट सकते हैं भाई? जो रेखा है, लाइन, उसको हम कह सकते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन होगी, एक तो स्ट्रेट लाइन होगी और एक कर्व होगा। कर्व, कर्व की शेप में लाइन होगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन तो ये होगी, देखो बिल्कुल सीधी, जो किसी भी पॉइंट पर अपना जो पाथ है वो चेंज नहीं करती, अपना जो रास्ता है वो किसी भी पॉइंट पर बदलती नहीं है, तो वो तो होगी स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, है ना। और एक कर्व क्या होता है? जो अपना किसी पॉइंट पर अपना पाथ बदल देती है, जैसे ये चली फिर ये चल गई, किसी भी तरह। तो ये क्या है? कर्व है। ये लाइन तो है, रेखा तो बनी है एक तरह से, इनफाइनाइट डिस्टेंस भी, लेंथ भी होगी इसकी, लेकिन ये क्या है? कर्व है। ये मतलब किसी, जैसे इस पॉइंट पर देखा तो इसने पाथ चेंज कर दिया, यहाँ पाथ चेंज कर दिया इसने। हाँ, स्ट्रेट नहीं है, सीधी रेखा ना। तो रेखा के दो पार्ट हो गए, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व। समझ आया? चलिए, अब रेखा के बाद हम पढ़ते हैं रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रेखा का क्या है? खंड है। रेखा का क्या है? भाग है। ठीक। तो अगर मैंने एक लाइन बना ली, मैंने एक रेखा बना ली, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इस पर मैंने कोई भी दो पॉइंट ले लिए, ठीक, इसको पॉइंट नाम रख दिया ए, इसको पॉइंट नाम रख दिया बी। तो ये जो ए बी है, तो ये क्या होगा? एक रेखाखंड होगा, ये लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, और क्योंकि दो बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होता है, वो एक निश्चित होता है, उसको हम पता कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो रेखाखंड होता है इसकी जो लंबाई है वो कैसी होती है? लंबाई इसकी निश्चित होती है। लंबाई इसकी निश्चित होती है, फाइनाइट डिस्टेंस होती है, फाइनाइट लेंथ होती है, क्योंकि इसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि एक रेखाखंड की लंबाई अनंत होती है ना। तो अनंत नहीं होती है, एक रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, फाइनाइट होती है, उसको हम पता कर सकते हैं। लेकिन लाइन की जो लंबाई होती है रेखा की, वो इनफाइनाइट होती है, वो अनिश्चित होती है। ठीक है, तो रेखा में और रेखाखंड में डिफरेंस समझ में आया कि रेखा और रेखाखंड। अगर मैं यहाँ इसको ए बी को लिखूंगा ना, रेखाखंड को कैसे लिखना है? तो बस केवल ए बी को ऐसे लिख देना है ना। बस ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया, रेखाखंड हो गया। एक तरफ एरो लगाओगे तो रे बन जाएगी, दोनों तरफ एरो लगाओगे तो लाइन बन जाएगी, एरो को बिल्कुल हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? वो लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड बन जाएगा। समझ आया? चलिए, अब पढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, चलो ये तो लाइंस थी, लाइन के बारे में बात चल रही थी। अच्छा, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं? जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हैं, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है
कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, दो सीधी रेखाएं हैं, तो वो हमेशा कितने बिंदुओं पर कट करेंगी? एक बिंदु पर कट करेंगे ना। कोई भी, जैसे एक सीधी रेखा ये है, अब एक सीधी रेखा ये है। अब आप लोग तो ये नहीं बताओगे सर ये तो सीधी नहीं है तो तिरछी रेखाएं हैं। ये सीधी रेखाएं हैं, है ना। और सीधी या जो तिरछी रेखा है उसको हम बताते हैं किसी के सापेक्ष। कहने का मतलब है, जैसे मान लो मैंने एक येलो लाइन खींच दी, अब मैंने एक और दूसरी लाइन खींच दी। अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाली जो रेखा है व्हाइट वाली, ये इसके सापेक्ष क्या सीधी है? तो आप लोग कहेंगे सीधी है। अब मैंने एक येलो लाइन खींच दी और मैंने एक व्हाइट लाइन खींच दी, इसके साथ एक तिरछी लाइन दोनों सीधी हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं इसके रेस्पेक्ट में ये कैसी है, तो तिरछी है। समझ में आया बात? तो ये भी सीधी रेखाएं हैं, और सीधी रेखाएं कितने पॉइंट पर कट करती हैं? केवल एक पॉइंट पर काटती हैं। तो वो क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। समझ आया? अभी जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, तो वहां भी लाइंस को जहां इंटरसेक्ट करती हैं वो हम पॉइंट फाइंड करेंगे कि वो पॉइंट कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए। तो अभी बस ये समझना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं। कोई भी दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो वो उनको हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं भाई? पैरेलल लाइंस, समानांतर। हाँ बिल्कुल, समांतर या समानांतर भी कह सकते हैं। ठीक है, समांतर या समानांतर एक ही बात है। ठीक है, पैरेलल, तो कोई भी दो रेखाएं पैरेलल होंगी अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी होगी? बराबर होगी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो समांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जिनके जो बीच की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस भी कैसी? परपेंडिकुलर, लंबवत दूरी, वो हमेशा बराबर होती है। किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर मैंने कहा कि यहाँ पर इन लाइनों के बीच की डिस्टेंस अगर d है, तो यहाँ पर भी इन लाइनों के बीच की डिस्टेंस d होगी, और यहाँ पर भी इन लाइनों के बीच की डिस्टेंस d होगी। अगर डिस्टेंस बदल रही है दो पॉइंट पर, ठीक है, तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस नहीं है, समांतर रेखाएं नहीं है। समझ आया? चलिए, तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है और वो कहीं भी काटती नहीं है। लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि समांतर रेखाएं निम्नलिखित में कितने बिंदुओं पर काटती हैं, या सॉरी कहां पर काटती हैं? समांतर रेखाएं कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, कहां पर काटती हैं? तो बताओ कहां पर काटती हैं समांतर रेखाएं? देखो, हम ऐसा मानते हैं कि जो अनंत होता है ना, इनफाइनाइट, है ना, तो हम मान लेते हैं कि जो समांतर रेखाएं होती हैं वो कहां पर जाकर मिलती हैं? वो अनंत पर जाकर मिलती हैं, इनफाइनाइट पर वो मिल जाती हैं। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा, आपने रेलवे लाइन देखी होंगी, तो रेलवे लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। लेकिन अगर आप एक लाइन, दोनों लाइनों के बीच में खड़े हो जाएंगे तो आप बहुत दूर तक अगर देखोगे तो लाइन ऐसा लगेंगी कि आगे जाके वो मिल रही हैं। तो वो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, अनंत दूरी होती है ना। जैसा आप देखते होंगे खुले मैदान में अगर आप खड़े हैं तो धरती और आकाश को देखेंगे कि तो मिलते हुए प्रतीत होंगे, है ना। तो मिलते तो है नहीं, लेकिन कहां पर मान लेते हैं? वो इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि समांतर रेखाएं कहां पर मिलती हैं और ऑप्शन में अनंत है, तो अनंत ऑप्शन टिक कर देंगे। और अगर इनफाइनाइट नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, कि समांतर रेखाएं कहीं भी मिलती नहीं है या कहीं भी नहीं काटती हैं। सही है, चलिए, तो समझ आया लाइंस के बारे में। चलिए, अब पढ़ते हैं हम कोण। अब कोण क्या है भाई? हमने कहा दो सीधी रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं। ठीक है भाई, एक सीधी रेखा ये है और एक सीधी रेखा ये है, ये दोनों इस पॉइंट पर काट रही हैं। तो यहां पर ये जो बनता है, ये जो दोनों लाइनों का इस पॉइंट पर झुकाव है, वो क्या होता है? कोण होता है, एंगल। ठीक है, तो दो सीधी रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं
वो वहां पर क्या बनता है, कोण बनता है, या दो सीधी रेखाएं एक बिंदु पर जब मिलती हैं तो कोण बनता है, एंगल बनता है। समझ आया कि एंगल कैसे बनता है ना? दो लाइन जब मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कोण बनाती है, उनका स्लोप कह सकते हैं, ढाल। ठीक है। अच्छा, अब कोण के बारे में पढ़ते हैं, कोणों के प्रकार पढ़ते हैं कि एंगल के टाइप्स क्या होते हैं, है ना, बहुत जरूरी है। तो जैसे हम नंबर 1 पढ़ेंगे, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। तो नंबर 1 पढ़ेंगे हम सबसे पहले, न्यून कोण। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण के बारे में बताओ कि एक्यूट एंगल क्या होता है। जो दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसका मान 90 डिग्री से कम है। हाँ, मतलब दो रेखाओं के बीच का जो कोण होगा, या हम ऐसा कह सकते हैं जो एंगल होगा कोण, वो जो है 90 डिग्री वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा 90 डिग्री से कम है। और 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है। तो ऐसा जो कोण होता है वो एक्यूट एंगल होता है, यानी न्यून कोण होता है, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो साथ साथ डायग्राम भी बनाते चलना, है ना, क्योंकि कोई डेफिनेशन लिखोगे तो उससे अच्छा है कि आप डायग्राम बनाते चलो, समझते चलो। तो आपको ये जो कोण दिख रहा है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से कैसा है, ये छोटा। तो एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वो क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। एक्यूट एंगल होता है, सॉलिड ट्रायंगल नहीं, एक्यूट एंगल होता है, यानी न्यून कोण होता है। ठीक है। दूसरा, समकोण। समकोण यानी राइट एंगल। बताओ समकोण के बारे में कि समकोण क्या होता है। जिसका मान 90 डिग्री। हाँ, एक ऐसा कोण जिसका जो मान है वो 90 डिग्री होता है, वो समकोण होता है, ये समकोण का साइन होता है। कई बार क्वेश्चन में, लैंग्वेज में, अगर आपको 90 डिग्री ना दे रखा हो लेकिन ऐसा चिन्ह बना रखा हो, ऐसा साइन बना रखा हो, तो उसको हम 90 डिग्री मान लेंगे। ठीक है। तो एक ऐसा एंगल जो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो थीटा जो है, थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, वो 90 डिग्री होनी चाहिए। तो वो क्या होता है, समकोण होता है, यानी राइट एंगल होता है। समझ आया। थर्ड, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में बताओ कि जो अधिक कोण होता है वो क्या होता है। इसका मान 90 डिग्री से भी बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा। बिल्कुल ठीक है। एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। देखो ये वाला जो कोण आपको दिख रहा है वो 90 से तो है बड़ा और 180 से छोटा है। 180 पर एक सीधी रेखा बन जाती है, तो 180 सीधी रेखा तो है नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो वो क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, यानी अधिक कोण होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, जिसका डायग्राम हम इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट। नेक्स्ट, फोर्थ है ऋजु कोण। ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल,
तो ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल क्या होता है? किसी भी सीधी रेखा, हाँ, सीधी रेखा पर बना कोण, या हम कह सकते हैं जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। तो वो क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, तो जैसे एक रेखा है, इस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, अगर मैं बात करूं इस वाले कोण की, तो ये जो थीटा है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो जो ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल होता है वो क्या बनता है? सीधी रेखा पर बनता है। वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए फिफ्थ है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जिसका मान 180 डिग्री से, या हम वृहद कोण भी कहते हैं इसको, वृहद कोण। ठीक है, थीटा कोण ऐसा होता है जो 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल या वृहद कोण। ठीक है, या हम इसको वृहद कोण भी कहते हैं, वृहद कोण। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। तो हम इसको इस तरह बना लेते हैं, देखो ये वाला जो कोण है जो हमने मार्क करा है, ये है वो थीटा। थीटा का जो मान है वो 180 डिग्री से तो बड़ा है, क्योंकि 180 डिग्री पर तो स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये सीधी रेखा तो नहीं बन रही है कोई। तो 180 डिग्री से तो बड़ा है और 360 से छोटा है, क्योंकि 360 पर पूरा एक एंगल बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। 6, यह है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण क्या होता है? जो पूरा 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, उसको क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं, यानी कंप्लीट एंगल कहते हैं। है ना, हम ऐसा कह सकते हैं जो सर्किल बनता है वो पूरा 360 डिग्री का बनता है। तो इस पॉइंट पर जो एंगल है पूरा वो कितना है? 360 डिग्री है, 360 डिग्री है। समझ में आया? अब देखो पूरा का पूरा एक क्रोनोलॉजी चली है। क्या क्रोनोलॉजी चली है? देखो आप, देखो क्रोनोलॉजी ये चली है, हमने शुरू करा भाई 0 से बड़ा, पहले हमने 0 से बड़ा शुरू करा, फिर हमने बताया 0 से बड़ा और 90 तक पहुंचे, फिर हमने बता दिया एग्जैक्ट 90, फिर हमने कहा 90 से बड़ा और 180 से छोटा, फिर हमने बता दिया 180, फिर हमने कहा 180 से बड़ा और 360 से छोटा, और फिर हमने बता दिया 360। बताओ भाई 0 से 90 न्यून कोण, 90 समकोण, 90 से 180 अधिक कोण, 180 ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल, 180 से 360 रिफ्लेक्स एंगल और 360 कंप्लीट एंगल। तो एक क्रोनोलॉजी चली है 0 से 90, फिर 90, फिर 90 से 180, फिर 180, फिर 180 से 360, फिर 360, कंप्लीट हो गया। है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा रटनी पड़ेगी चीजें, ना क्रोनोलॉजी में ही आप 2 बार पढ़ लोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो ये तो था सिंगल सिंगल एंगल के टाइप, है ना। अब इसी में हम पढ़ लेते हैं कि कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कोटि पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या हम केवल पूरक कोण भी कह सकते हैं, या हम पूरक कोण भी कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो ऐसे कोणों का योग जो 90 डिग्री बनते हैं, टोटल 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, वो एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे हमने ये बनाया, हमने बनाया ए, ये बी, ये सी और ये डी। हमने कहा कोण ए बी सी, ये वाला कोण, और कोण
डीबीसी ये वाला कोण, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितने बनेंगे, 90 डिग्री का बनेगा। मतलब कहने का मतलब है एंगल एबीसी प्लस एंगल सीबीडी कितना होगा, 90 डिग्री। अगर दो कोणों का सम 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी कोटि पूरक कोण होंगे। समझ में आया है ना। जैसा आपसे मैंने कहा कि भाई एक कोण 30 डिग्री है तो इसका कोटि पूरक कोण कितना होगा, 90 में से घटा दो तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसका कोटि पूरक हो जाएगा 60 डिग्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। समझ में आया। तो किसी भी एंगल का कोटि पूरक कोण बताने के लिए 90 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। क्वेश्चन किस तरह आएंगे वो मैं आपको कराऊंगा। पहले मैं आपको बहुत बेसिक सी चीजें, बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके प्रीवियस ईयर भी पढ़ेंगे। चलिए अब है संपूरक कोण। संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल तो संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कोई भी दो ऐसे कोणों का सम जो 180 डिग्री होता है वो क्या होता है, संपूरक होता है, सप्लीमेंट्री होता है। जैसे कि मैंने लिखा, अगर आपको मैंने लिखा ए ओ बी और सी, मैंने कहा एक एंगल तो है ए ओ बी और एक एंगल है बी ओ सी। ये तो अगर इन दोनों कोणों का जो सम है, मतलब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, अगर इन दोनों का सम यानी कोई भी दो कोणों का सम 180 डिग्री है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, वो एक दूसरे के संपूरक होंगे, ठीक है। अगर मैंने कहा एक कोण जो है 40 डिग्री है तो उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक है, वो कितना होगा, 180 माइनस 40 यानी 140 डिग्री, ठीक है। तो संपूरक कोण निकालने के लिए, सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए तो कोटि पूरक और संपूरक आपको ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक होता है संलग्न कोण। संलग्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल यानी संलग्न कोण, ठीक है। इसका एक कोई दूसरा नाम भी है, मैं बताता हूं अभी। हाँ, इनको हम आसन्न कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। इनको हम आसन्न कोण भी कह सकते हैं, आसन्न कोण या संलग्न कोण, एडजेसेंट एंगल। तो क्या होता है आसन्न कोण, क्या होता है संलग्न कोण। तो नाम से पता चल रहा, थोड़ा सा संलग्न का मतलब है मिले हुए, जुड़े हुए, है ना। जैसे मैंने कोई भी ये दो एंगल बना दिए, ये ए, ये ओ, ये बी और ये सी। एक एंगल है ए ओ बी और एक एंगल है बी ओ सी। दो एंगल दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये जो दोनों कोण हैं वो संलग्न कोण हैं, ये आसन्न कोण हैं, ये एडजेसेंट एंगल हैं। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, उसके लिए दोनों जो एंगल हैं उनका जो वो एक ही पॉइंट पर बने हो, क्या होना चाहिए, सेम पॉइंट। सेम पॉइंट, इनकी कंडीशन क्या है कि जो दोनों कोण बने हो वो एक ही बिंदु पर बने हो, पहली चीज, नंबर 1। और नंबर 2, जो दोनों आसन्न कोण हैं उनमें कोई भी एक जो रेखा होनी चाहिए, जो एक साइड होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो एक साइड कॉमन होनी चाहिए, वन साइड कॉमन। एक साइड कैसी होनी चाहिए, कॉमन। आप लोग देखोगे एंगल ए ओ बी में और एंगल बी ओ सी में, ये वाली जो लाइन है ओ बी, ये दोनों के लिए है, एंगल ए ओ बी में भी आ रही है और एंगल बी ओ सी में भी आ रही है। तो दोनों की जो वन साइड है वो कॉमन है, एक भुजा कॉमन है, और दोनों ही सेम पॉइंट एक ही बिंदु पर बनना है ना भाई। लेकिन दोनों कंडीशन होनी चाहिए एक साथ,
अगर केवल एक कंडीशन है तब भी नहीं बना सकते हम, समझ गए? जैसे मान लो हमने एक बना दिया, ये कहा हमने एक कोण ये वाला है, एक कोण ये वाला है, तो सेम तो पॉइंट है इनका, लेकिन ये आसन नहीं है, एडजेसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट तो सेम बनना है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन वन साइड, एक साइड कॉमन नहीं है कोई सी भी, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये आसन कोण नहीं होंगे। समझ आया एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? ठीक है। अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछता हूं कि जो कोटिपूरक कोण होते हैं और जो समपूरक कोण होते हैं, कोटिपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री और समपूरक यानी सप्लीमेंट्री, दोनों चीजें पढ़ ली आपने। तो मुझे ये बताओ, ये सप्लीमेंट्री क्या ये एडजेसेंट है? बताओ, क्या ये एडजेसेंट हो सकते हैं? एडजेसेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर कहा कि ये एडजेसेंट होते हैं तो स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों? हमने कहा कोई भी दो कोण, हमने ये नहीं कहा कोई भी मिले हुए दो कोण, हमने कहा कोई भी दो कोणों का सम 180 डिग्री हो सकता है, तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। हो सकता है वो दोनों कोण किसी दूसरी आकृति के हों, भाई हमने कहा एक ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है, तो ये तो दोनों को ये सप्लीमेंट्री है ना? हाँ बिल्कुल, आमने सामने भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है या जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं होते। हो सकते हैं अगर कंडीशन बनती है कि क्या संपूरक कोण या कोटिपूरक कोण एडजेसेंट एंगल होते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल 100% सही है, हो सकते हैं। लेकिन अगर कहा है होते हैं तो गलत है, होते नहीं है। समझ आया मैंने क्या बताया आपको? चलिए, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और जो आसन यानी संलग्न कोण का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है। अब एक कंफ्यूजन और रहता है, उसको और दूर करते हैं, वो होता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का आपको ये ध्यान रखना है कि एक लाइन पर क्या बनेगा, पेयर बनेगा, है ना भाई? एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया, तो ए ओ बी सी, ऐसी आकृति अभी हमने पढ़ी है, हाँ पढ़ी है, सप्लीमेंट्री में पढ़ी है, संपूरक कोण में। लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस है। जो संपूरक कोण होते हैं उनका दोनों का सम 180 डिग्री होता है, और जो लीनियर पेयर होते हैं इनका भी दोनों का सम 180 डिग्री होता है। मतलब हम यहां कह सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC जो होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि क्या प्रत्येक रैखिक युग्म संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं? बिल्कुल होते हैं, है ना भाई? रैखिक युग्म बनाने वाले दोनों कोणों का सम 180 होता है और सप्लीमेंट्री में 180 होता है, तो प्रत्येक जो लीनियर पेयर है वो सप्लीमेंट्री होता है। लेकिन अगर आपसे कहे कि क्या प्रत्येक सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर बनाता है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया है वो जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, जो संपूरक कोण होता है, वो दो आकृतियों के कोण भी हो सकते हैं, अलग अलग आकृतियों के कोण हो सकते हैं, हो सकता है वो एक रेखा पर ना बने हो। लेकिन जो लीनियर पेयर बनता है, रैखिक युग्म बनता है, वो एक ही रेखा पर बनता है, यानी वो एडजेसेंट एंगल होते हैं, संलग्न कोण होते हैं। तो लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म और सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण में आपको डिफरेंस समझ में आया क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। रैखिक युग्म के कोण एक साथ बनते हैं बिल्कुल, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल का जरूरी नहीं है वो एक साथ बन रहे हैं या वो अलग अलग बन रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन दोनों का सम 180 होता है, ये फिक्स है। ऐसे कह सकते हैं रैखिक कोण सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। बिल्कुल, रैखिक युग्म सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, यानी कहते हैं कि प्रत्येक रैखिक युग्म, प्रत्येक लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होगा, लेकिन इसका जो अपोजिट है, उल्टा है, वो ट्रू नहीं होगा। मतलब कि प्रत्येक जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो रैखिक युग्म नहीं बनाएगा। समझ आया? चलिए ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है, पेयर्स के बारे में। कितना टाइम हो गया है?
चलो और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आज इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं केवल, ठीक है। कल क्या करेंगे, हम इनके क्वेश्चन ले आएंगे, है ना, क्वेश्चन भी कराते चलेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझाते चलेंगे, लेकिन आज केवल कॉन्सेप्ट समझ लो आप, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट है, मैंने कहा दो पैरेलल लाइंस हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। मैंने कहा दो समांतर रेखाएं हैं और उसको कोई भी एक रेखा काट रही है, तिरछी रेखा, ठीक है। तब क्या होता है, नंबर वन संगत कोण, यहां समझते चलना, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, डायग्राम से समझना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो संगत कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आप लिख लो, मैं अभी बताऊंगा कि वो कौन कौन से हैं। बराबर होते हैं जो संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब होते कौन कौन से हैं, देखो मैं मार्क कर रहा हूं 1 2 3 करके, आसानी समझ में आएगा। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने एंगल मार्क कर दिए, ये कोणों का निर्धारण कर दिया कि एंगल 1 कौन सा है, एंगल 2 कौन सा है। समझ गए। मैं ए बी सी डी नाम रखता तो उसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती, यहां ज्यादा समझ में जाएगा। तो संगत कोण का मतलब है कि भाई आपने सुना होगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा, तो मैं आपको तरीका बताता हूं। भाई हमने कहा है कि अच्छी संगत में बैठोगे तो अच्छे बन जाओगे, बुरी संगत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। तो संगत का मतलब है बिल्कुल एक ही तरह, एक ही जगह जो बैठे हुए लोग होते हैं वो संगत, उसको संगत कहते हैं, है ना। तो यहां भी ऐसे समझना है, ऐसे कोण जो बिल्कुल एक ही तरीके से बने हैं वो संगत होते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि जैसा कोण ये वाला 1 है ना, क्या ऐसा कोण ये 5 है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा एंगल 2 है, जैसा एंगल 2 बना है वैसा एंगल 6 बना है, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है। अब मैंने कहा जैसा एंगल 4 बना है वैसा एंगल 8 बना है, एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर होगा। और लास्ट वाला कौन सा है, जैसा एंगल 3 है वैसा एंगल 7 है, तो एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है। ये बताओ समझ आया। भाई संगत का मतलब होता है बिल्कुल एक ही जगह बैठे हुए लोगों की संगत होती है, वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। वैसी कंडीशन हमने यहां बनाई कि बिल्कुल एक ही तरह से जो कोण बन रहे होंगे वो संगत होंगे, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। जैसे एंगल 1 बना है वैसे एंगल 5 बना है, जैसे एंगल 2 बना है वैसे एंगल 6 बना है ना, जैसे 4 बना है वैसे 8 बना है, जैसे 3 बना है वैसे 7 बना है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए और ये सब बराबर होते हैं, समझ आया। लेकिन होते कब हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई भी एक स्लेंट, कोई भी एक तिरछी रेखा काटे, है ना। ये जो मैं अब चीजें सिखाऊंगा ये कौन सी होंगी, कि जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, कोई तिरछी स्लेंट लाइन, कोई तिरछी रेखा काटे, ठीक है। जब भी कोई, जो ये कंडीशन में आप जितनी भी कंडीशन पढ़ाऊंगा वो सब इसी पर बेस होंगी, है ना, कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिरछी रेखा काट रही है तो उसमें जो संगत कोण होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो बराबर होते हैं। पहली कंडीशन समझ में आ गई। चलिए दूसरा है सेकंड है एकांतर कोण।
एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो इसमें भी आपको लिख लेना है कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, बराबर कौन कौन से होते हैं भाई? तो आपको इसमें यह समझना है जो जेड की तरह बने होंगे ना कोण, जेड की तरह, वो बराबर होंगे। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण जेड में बने हैं, ये बराबर होते हैं। बना लेते हैं, देखो डायग्राम। हमने कहा एक ये दो पैरेलल लाइंस है और ये एक स्लेंट लाइन है, तिरछी रेखा है। तो ये बना 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, ये कोण बन गए। अब हमने कहा जेड में कौन से कोण बनने हैं भाई? देखना, अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिलाऊं, ये मिलाऊं और ये मिलाऊं, तो 3 और 5 ये क्या कैसे होंगे, बराबर होंगे। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के, ठीक। और देखना ये भी तो एक जेड बना है उल्टा सा, है ना, तो ये 4 6 के बराबर होगा। तो एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। ये समझ में आया? इसमें दो टाइप बन जाते हैं। ये सब जो है हम पैरेलल लाइंस के अंदर की बातें पढ़ रहे हैं। वही हमने कहा ये अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो इसके अंदर कौन कौन से कोण है, 3 4 5 6। तो हमने कहा 3 5 के बराबर है, 4 6 के बराबर है, तो ये समांतर रेखाओं के अंदर ही तो है। तो हम इनको कहते हैं इंटरनल, इंटरनली अल्टरनेट एंगल। इंटरनली अल्टरनेट एंगल यानी अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आएगा, मतलब ये बस जानने के लिए जरूरी है आपको कि अंतः कौन से होते हैं। कभी कभी वो लैंग्वेज में लिख देता है कि अंतः एकांतर कोण, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो अंतः का मतलब क्या है, अंदर, एकांतर अल्टरनेट। तो देखो ये पैरेलल लाइंस थी, तो इनमें अंदर 3 5 के इक्वल है और 4 6 के इक्वल है, तो ये कैसे होंगे, इंटरनली अल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण। अच्छा, अगर मैं बात करूं बाह्य एकांतर कोण कौन से होंगे, बाह्य एकांतर कोण 2 8, ठीक है ना, मतलब एक्सटर्नली बताऊंगा, एक्सटर्नली अल्टरनेट एंगल, एक्सटर्नली अल्टरनेट एंगल यानी बाह्य एकांतर कोण। तो बाहर वाले कोण कौन से दिख रहे हैं, 1 2 8 7। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 जो है वो इस 8 के बराबर होगा, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा, और एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा, ठीक है। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, डायग्राम से समझते हुए चलना है ना, डायग्राम जरूरी है। हमने कहा भाई 3 5 के बराबर है और 4 इस 6 के बराबर है, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो एंगल 1 है वो एंगल 7 के इक्वल है, और जो एंगल 2 है वो एंगल 8 के इक्वल है, ठीक है भाई। ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। समझ में आया अल्टरनेट कौन से होंगे? तो आप थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि जो जेड टाइप में बनेंगे वो कैसे होंगे, अल्टरनेट होंगे यानी एकांतर होंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया? नेक्स्ट होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। लेकिन शीर्षाभिमुख के लिए जरूरी नहीं है कि 2 पैरेलल लाइंस हों, इसके लिए जरूरी नहीं है। इसके लिए तो बस ये है कि कोई भी 2 रेखाएं हैं, अगर वो एक बिंदु पर काट रही हैं, है ना, ये इस पॉइंट पर काट रही हैं, तो मैंने कहा ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है,
और ये एंगल 4 है। तो हमने कहा शीर्षाभिमुख जो होते हैं ना वर्टिकली अपोजिट, यानी एक के अपोजिट 3 है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। तो ये क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो यहां भी लिख सकते हो कि ये कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये समकोण कहते हैं। बराबर होते हैं, हाँ समकोण कह सकते हैं। ठीक है, वैसे जो समकोण होते हैं ना, जैसे एक आकृति ये है, ये आकृति है, हमने कहा ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख कोण होंगे, है ना। तो सम्मुख इसको मत लिखो, ये शीर्षाभिमुख है, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, है ना। सम्मुख अलग है, सम्मुख ये होते हैं। बताइए समझ में आया? तो चलिए, उम्मीद करता हूं जितना भी जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को समस्या आ रही है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है। फिर भी अगर समस्या है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो, पूरा कमेंट पढ़ा जाएगा, आपका पूरी हेल्प की जाएगी। तीसरी चीज, अगर फिर भी आप कमेंट नहीं करते हो तो जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैंने आपको दिया हुआ है 7906526096, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हो। और जरूरी नहीं इसी चैप्टर से संबंधित आपका कोई किसी अन्य चैप्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उसमें भी आपकी हेल्प की जाएगी। वीडियो सॉल्यूशन चाहोगे वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, या लिखकर सॉल्यूशन मांगोगे तो आपको डिटेल में लिख कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को चीजें समझ में आ सके। ओके, थैंक यू क्लास।